दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में बात करेंगे। वो ये कि जो मुद्रा होती है किसी कंट्री की, देश की, वो मुद्रा जो है यूएस डॉलर के मुकाबले बढ़ती और चढ़ती क्यों रहती है। मतलब व्हाई डिड इट अप्रिशिएट्स और डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूएस डॉलर, राइट। तो कभी आपने देखा होगा कि करेंसी की जो है वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मैंने इस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने काफी प्रयास किया और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डेटा को एनालाइज करके इसके रीजन के अंदर में जो इन्वेस्टिगेट किया जाए और पता किया जाए कि ऐसा होता क्यों है। नॉर्मली इसको समझना जो है बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको देखें, उसका जो है जो रीजन है, इसके मूवमेंट का जो बेसिक रीजन है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। क्योंकि किस तरह से डिपेंडेंट है कि अगर करेंसी की जैसे यूएस डॉलर का डिमांड आपके करेंसी के मुकाबले ज्यादा है तो वो अप्रिशिएट करेगी। अगर वो उसका डिमांड कम है आपके करेंसी में तो डिप्रिशिएट करेंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अभी देखें यूएस डॉलर है, अब यूएस डॉलर अगर कंट्री के अंदर में फ्लो कर रहे हैं, मतलब इफ द पीपल आर ब्रिंगिंग यूएस डॉलर इनसाइड द कंट्री, देन द डिमांड फॉर लोकल करेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। बिकॉज क्योंकि वो यूएस डॉलर डायरेक्टली कंट्री के अंदर में डाल नहीं सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोकल करेंसी में। जब वो कन्वर्ट करेंगे लोकल करेंसी में तो लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो लोकल करेंसी अप्रिशिएट होगा, राइट, कंपेयर टू यूएस डॉलर। और उल्टा हुआ कि अगर लोकल करेंसी बाहर निकल रही है, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूएस और एनी अदर कंट्री, तो क्या होगा, यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा तो ये करेंसी अप्रिशिएट करेगी। ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए डेटा को एनालाइज करना जरूरी है। हर तरह का डेटा अवेलेबल है। उन डेटा को देखने के बाद में आपको पता लगाना जरूरी है उस दिखाओ को क्या कोई कोरिलेशन है। तो मैंने भी यही चीज कोशिश करी जानने के लिए। तो मैंने बहुत तरह के डेटा को एनालाइज किया। तो सबसे बड़ा जो डेटा मैंने एनालाइज किया वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा। तो अगर आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। उसको देख के पता कर सकते हैं कि यूएस डॉलर का इनफ्लो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में कितना हो रहा है। क्योंकि ये जो डेटा है ये ट्रेड का डेटा है, सरप्लस और डेफिसिट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जर्मनी, जापान और चाइना हैज पॉजिटिव करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस। सो जर्मनी में अगर आप देखें, जर्मनी का जो है लास्ट क्वार्टर का जो जर्मनी का जो डेटा है वो है आपका 117.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। सिमिलरली जापान का ट्रेड सरप्लस है 85.5 बिलियन डॉलर एंड चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो 71.7 बिलियन डॉलर है। पर अगर आप जापान की करेंसी देखें, जापान की करेंसी जो है लास्ट क्वार्टर में FY24 Q4 में 34.9% डिप्रिशिएट करी है यूएस डॉलर से इफ यू कंपेयर विथ FY, अगर आप FY22 Q3 से कंपेयर करें तो। पर यहां तो दिख रहा है कि ये तो जो है अपना ट्रेड सरप्लस है। तो ऐसा क्यों? तो इससे ये पता नहीं चलता है कि करेंसी जो है डिप्रिशिएट करेगी या अप्रिशिएट करेगी। क्योंकि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सारे मुल्कों से सबसे ज्यादा है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर ऑफ CY23 में -389.6 मतलब नेगेटिव 389.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था यूएस का। तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट परपेचुअली सबसे ज्यादा है सारे कंट्रीज में। उसके बावजूद भी डॉलर मजबूत है। तो समझना बहुत मुश्किल है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू एक्सपीरियंस। तो एक और जो है मतलब पैरामीटर है उसको भी हमको देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वेदर डॉलर इज डॉलर और करेंसी के बीच में जो मूवमेंट है वो आइदर डायरेक्शन में क्यों भागता है। तो वो ये है, अगर आप देखें इस चार्ट को देखें, ये क्या है, ये एक्चुअली यूएस का टिक डेटा है। टिक मींस यूएस के जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं उसमें फॉरेनर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ये देखें ये फॉरेन रेसिडेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है यूएस के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में उसका ट्रेंड दिखाता है। जैसे जापान है, अगर आप जापान को देखें, जापान ये मंथली ट्रेंड है। जापान ऑन ए मंथली बेसिस हैव बीन इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन यूएस, राइट, इन देयर यूएस सिक्योरिटीज। मतलब वो यूएस सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये जो है 2.5
$72 बिलियन, मतलब $2,572 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जापान ने किया इन यूएस सिक्योरिटीज। सिमिलरली यूएस ने जापानीज जापान के जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में उनका भी इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ा है, तो दोनों तरफ से बढ़ा है। इधर भी देखिए बढ़ रहा है, ये यूएस का सिक्योरिटी, यूएस इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन जापानीज मार्केट, तो वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो इससे कुछ खास पता नहीं चलता है कि इसके ये जो है इससे करेंसी अप्रिशिएट करेगी कि डिप्रिशिएट करेगी, कुछ ज्यादा मालूम नहीं पड़ता है। तो एक चीज और मैंने तो देखा कि उसको भी मैं सोच रहा था कि मैं इसको भी इन्वेस्टिगेट करके देख लूं, वो ये था कि अगर आप इसको देखें, ये वाला चार्ट को देखें, इस चार्ट में आपको दिखेगा कि जो यूएस ट्रेजरी में जापानीज और बाकी कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड किया है ऑन ए ईयरली बेसिस, तो दिस बेसिकली चार्ट शोज दैट। तो अगर आप देखें इसमें दिखेगा आपको कि जापानीज का इन्वेस्टमेंट्स जो है यूएस ट्रेजरीज में ऑलमोस्ट स्टैटिक रहा है ईयरली बेसिस में, मतलब ये नहीं कि बहुत कम भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा भी नहीं। अगर आप देखें इसको, ये बहुत ही स्टैटिक रहा है, वेयरएज चाइनीज जो है इन्वेस्टमेंट गिर गया है, देखिए। तो इससे कुछ खास पता नहीं चलता है, ठीक है ना, आपको मालूम नहीं पड़ता है इससे कि क्या उनकी करेंसीज बढ़ेंगी कि घटेगी, क्योंकि इट डज नॉट कोरिलेट डायरेक्टली विद दिस डेटा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको और डेप्थ में एनालाइज किया और कुछ कंक्लूजन्स जो है उस पे मैं नतीजे पे पहुंचा। वो कंक्लूजन जो है इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये जो कंक्लूजन्स हैं, अगर आप देखें ये कंक्लूजन्स हैं, इन कंक्लूजन को मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगा। वो क्या है मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, बिकॉज उससे आपको पता समझेगा जब मैं आपको ये जो मैं डेटा आपके पास में जो डैशबोर्ड शेयर करूंगा वो लाइव डैशबोर्ड है, उससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटा ये है कि जो पॉलिसी रेट्स होते हैं किसी कंट्री में, देश के, जैसे आरबीआई जो है, इंडिया के आरबीआई पॉलिसी रेट सेट करती है, सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट सेट करती है, वो जो रेट है वर्सेस यूएस का रेट के मुकाबले अगर बहुत ज्यादा है तो इंडियन रुपी जो है अप्रिशिएट करेगी। अगर यूएस और इंडिया के पॉलिसी रेट का गैप कम होता है तो क्या होगा, इंडियन की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये 99% केसेस में एप्लीकेबल होता है, पूरी तरह से नहीं होता है कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस होते हैं करेंसी मार्केट में बाय आरबीआई और अदर सेंट्रल बैंक, सो इट मे नॉट बी 100% एप्लीकेबल, बट यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट इट इज ऑलमोस्ट 99, आई विल से 90 to 95% जो है ट्रू है। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने जो है एक डैशबोर्ड तैयार किया। ये डैशबोर्ड मैं आपके सामने शेयर करूंगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड है। इसका जो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे जो है मतलब इसको देखने के बाद में आपका पूरा ट्रेंड वेरी क्लियर हो जाएगा और आप फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है डैशबोर्ड, मैं 3 डायमेंशन में कंट्री का जो 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 वो है वैल्यूज हैं इन 3 डायमेंशंस में, पॉलिसी रेट, करेंसी रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये यूएस के वैल्यूज से कंपेयर करूंगा। और आप देखेंगे जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो करेंसी का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से इन डायमेंशन से कोरिलेट करता है। और इससे आपको ये भी इससे पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में करेंसी किस तरह से बिहेव करेगी और सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई के पास में कितना लिवरेज है इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का। तो लेट्स लुक एट इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया को देखते हैं पहले। यूएस का तो मैंने ये यूनाइटेड स्टेट्स के वैल्यूज हैं, ट्रेंड है, मैंने जो है आपके यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे जो है डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, मैंने प्लॉट कर रखा है। तो मैं इंडिया को इसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी गेट आउट ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो रो है वो पॉलिसी रेट है, दूसरा वाला करेंसी रेट है वर्सेस यूएस डॉलर ऑफ इंडिया, रूपी वर्सेस यूएस डॉलर, और तीसरा वाला जो है इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है ना। तो अगर आप पहले वाले को देखें, पहला वाला जो रो है उसको देखें, आपको क्या दिखेगा, इंडिया का जो आरबीआई का जो सेट पॉलिसी है कंपेयर टू यूएस का पॉलिसी का कैसा मूवमेंट है। और वो मूवमेंट आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो जो ईयर 31
मार्च 2001 और 31 मार्च 2004 के बीच में हमने अपना पॉलिसी रेट को कम किया। पहले पॉलिसी रेट कितना था 8.75 और हमने इस पॉलिसी रेट को गिरा के 6 पे ले आए। यूएस ने भी उसी टाइम में पॉलिसी रेट कम किया और इसको स्टेबल रखा 1% में। तो अगर आप देखेंगे इससे क्या पता चला कि यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया। इंडिया के बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट काफी हद तक मतलब रीजनेबल है, मतलब 6% कभी इसमें 7%। तो आप अगर करेंसी का मूवमेंट देखें, करेंसी स्टार्ट वाज एट 43.6 रुपीज पर यूएस डॉलर एंड इट काइंड ऑफ went stable, it remained stable, or 43 it went to 46 and then it went below and it became to 45. So there hasn't been मतलब कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं रहा है यूएस का। बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन हुआ इस पूरे पीरियड में। ये बहुत बड़ा पीरियड है, ये 2000 से लेकर 2003 के बीच में हमारी करेंसी लगभग स्टेबल थी। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं था। यूएस मार्केट ने बॉन्ड के रेट्स को काफी रिड्यूस किया और हमने बॉन्ड का रेट काफी हाई रखा अपने बॉन्ड, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमारे ज्यादा थे। शॉर्ट टर्म बॉन्ड रेट्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। उसके बाद अगर आप देखें यूएस ने अपना पॉलिसी रेट को बढ़ाना शुरू किया, हमने भी उसी के साथ में पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। और जब हमने पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरू किया हमारे, तो भी हमने रुपए को डॉलर के मुकाबले लगभग स्टेबल रखा, है ना। और जब हमने पॉलिसी रेट काफी बढ़ा दिया कंपेयर टू यूएस ने पॉलिसी रेट गिराया। आप देखें यूएस ने जो है 31 अगस्त 2007 और 2008 के बीच में 9 के बीच में पॉलिसी रेट उनके काफी गिर गए। तो उस टाइम में अगर आप देखें, क्योंकि हमने उस टाइम में पॉलिसी रेट को काफी बढ़ाया था, तो इस पीरियड के अंदर में हमारा जो रुपए एक्चुअली अप्रिशिएट किया है। अब देख रहे हैं आप इस यूएस, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन यूएस एंड इंडिया policy rates. So it was much more lucrative to invest in Indian bonds versus US bonds. So therefore there was a stability in rupee and rupee actually appreciated. But then thereafter what happened? Thereafter you will find that rupee started depreciating because we brought the policy rate down. India के policy rate गिर गए। उसके बाद हमने इसको बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि हुआ क्या कि हमारा रुपए फिर भी depreciate करने लगा। अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 100% ट्रू नहीं होता है हर सिचुएशन में, बट मोर और लेस जो है ये काफी हद तक जो है ये स्टोरी जो है बयान करता है। हमारा रुपए, इंडियन रुपी बेसिकली स्टार्टेड डिप्रिशिएटिंग इवन दो you found that the US held their policy rates very very low. So what happened was that कि हमने क्या किया कि दो हमने पॉलिसी रेट्स को बहुत ऊपर तक लेके गए, उसके बाद में हमने पॉलिसी रेट्स को गिराना शुरू किया और इसको हमने जो है 7.25 पे ले आए, बिकॉज हम लोग अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो उस टाइम में मतलब हमारा करेंसी धीरे धीरे फ्लक्चुएट किया, बट जो सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएशन हुआ करेंसी का वो इस पीरियड में हुआ। अगर आप देखें ये वाला जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड जो है आपका ये है आपका 2000 कौन सा है 2017 का पीरियड है। अगर आप इसको जरा ध्यान से स्टडी करें, अगर आप देखेंगे इस पीरियड में यूएस ने अपना पॉलिसी रेट्स बढ़ाना शुरू करा। जब यूएस ने अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना शुरू किया, हमने थोड़ा बहुत पॉलिसी रेट बढ़ाया उस टाइम में, बट मोर और लेस हमारा पॉलिसी रेट कंपेयर टू यूएस इतना नहीं बढ़ा। तो ये इंडियन रुपी स्टार्टेड डिप्रिशिएटिंग सिग्निफिकेंटली बिकॉज इट बिकेम अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट। एंड द रिसेंट टाइम ऑल्सो यू विल फाइंड दैट सिमिलर ट्रेंड यू कैन ऑब्जर्व। वही देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारा पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, यूएस का पॉलिसी रेट भी बढ़ रहा है, तो रुपए जो है is depreciating against US dollar, and as soon as it was held at the same level, there was some level of stability. ठीक है ना। तो अब ब्राजील को देखते हैं। एक ब्राजील ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट है, एंड ब्राजील जो है रिसेंटली ब्राजील की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करी है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि वो किस कारण से ब्राजील की करेंसी अप्रिशिएट की है। और जस्ट अ मिनट, ब्राजील, सो इफ आई चूज ब्राजील यू विल फाइंड, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था अपने चार्ट के अंदर में, अगर मैं उसमें जाऊं ये वाले चार्ट के, तो अगर आप देखें इस चार्ट के अंदर में ये ब्राजील की जो करेंसी है अप्रिशिएट करी है इन FY24 Q3 एंड FY24 Q4। तो लेट्स गो
उसी चार्ट में चलते हैं, उसी डैशबोर्ड में चलते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहां से देखते हैं, अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में, ये जो टाइम पीरियड था, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय डन, इसमें अगर आप देखें तो अगर आप दिखेगा आपको कि ब्राजील में इन्फ्लेशन बुरी तरह से बढ़ गया था। तो ब्राजील ने अपने पॉलिसी रेट्स काफी तेजी से बढ़ाया कंपेयर टू व्हाट इट वाज यूएस के पॉलिसी रेट से। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो गैप हुआ, ब्राजील का पॉलिसी रेट कितना है 13.75 और यूएस का कितना है 3.53, एंड उन्होंने अपना पॉलिसी रेट को काफी देर तक जो है हाई रखा इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन। तो क्या हुआ, इस कारण से क्या हुआ कि ब्राजील का जो करेंसी है, अगर आप देखें ब्राजील का जो करेंसी है वो यूएस के मुकाबले नीचे, इसका ग्रेडियंट आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो अप्रिशिएट करिए। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इससे ये पता चलता है कि करेंसी का जो मूवमेंट है काफी हद तक जो है कंट्री की पॉलिसी रेट से डिपेंडेंट है। और ये मानना कि हम अपने पॉलिसी रेट्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं बिना यूएस के पॉलिसी रेट का रेफरेंस को मार्क करते हुए, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, हम नहीं कर सकते। जैसे अभी लोगों का कहना है कि आरबीआई पॉलिसी रेट कब कम करेगा, बहुत लोगों का ये आकलन होता है ना कि आरबीआई पॉलिसी रेट कब गिराएगा। जब तक यूएस अपना पॉलिसी रेट नहीं गिराएगा, आरबीआई पॉलिसी रेट नहीं गिरा सकता विदाउट सिग्निफिकेंटली डैम्पनिंग द वैल्यू ऑफ रूपी। ये क्लियरली इससे एस्टैब्लिश होता है। जैसे ही आप अपने पॉलिसी रेट्स को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे कंपेयर टू व्हाट यूएस बॉन्ड रेट्स आर मूविंग और यूएस पॉलिसी रेट्स आर मूविंग, यू विल बी हार्मिंग द वैल्यू ऑफ रूपी सिग्निफिकेंटली। तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है फ्रॉम दिस डेटा। ऐसे करके आप कोई दूसरा करें, लेट्स लुक एट चाइना। चाइना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो हम चाइना को देखते हैं, चाइना में भी आप यही पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि चाइना ने, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की जो करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, वो भी एक फैक्टर है कि फुल कन्वर्टेबल नहीं होता है। वो उससे भी काफी हद तक, जैसे जापान की करेंसी काफी हद तक फ्री फ्लोइंग है, इसलिए जापान में ज्यादा मूवमेंट नजर आता है करेंसी के अंदर में। थोड़ा भी अगर इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर में अट्रैक्टिव हो जाए, उनके बॉन्ड रेट जो है ज्यादा बढ़ जाए, इसीलिए क्या होगा, अगर आप देखें जापान ने अपने बॉन्ड, एक बार हम जापान को देख लेते हैं, उसके बाद हम चाइना में आएंगे। तो लेट मी लुक एट जापान, बिकॉज जापान की करेंसी सबसे ज्यादा जो है डिवैल्यू हुई है इसलिए। तो आप देखेंगे जापान का जो बॉन्ड रेट है वो नेगेटिव में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको नेगेटिव में। फिर उन्होंने थोड़ा सा बॉन्ड रेट को बढ़ा के पॉजिटिव किया, राइट, बिकॉज दे बेसिकली वांटेड टू कंटेन इन्फ्लेशन, बिकॉज उनका इन्फ्लेशन वो इतना ज्यादा नहीं चाहते थे इन्फ्लेशन बढ़ाना। उनका मोटो था कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन रहे और मार्केट में इनफ लिक्विडिटी रहे। अब क्या हुआ है कि यूएस का जो है बॉन्ड रेट काफी हद तक बढ़ गया कंपेयर टू जापान। जापान में द इन्वेस्टमेंट इन जापानीज बॉन्ड इज नॉट दैट अट्रैक्टिव कंपेयर टू यूएस बॉन्ड। नेचुरली द करेंसी हैज टू डिप्रिशिएट। अगर आप देखें करेंसी है सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएटेड, जापानीज येन है सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएटेड बिकॉज जापानीज करेंसीज आर फ्री फ्लोइंग इन नेचर। बहुत उनके यहाँ पे फुल कन्वर्टेबिलिटी है, वहां पे आराम से आप करेंसी ले जा सकते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, पर फिर भी आपको चाइना में यही चीज नजर आएगी। तो लेट्स लुक एट चाइना। चाइना अगर आप देखें, चाइना में भी आपको यही चीज नजर आएगा। अगर आप देखेंगे चाइना का जो करेंसी मूवमेंट है, देखिए चाइना का जो करेंसी था वो 8.28 था वर्सेस यूएस डॉलर, एंड इट काइंड ऑफ स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। ये देखिए अप्रिशिएट कर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है इसकी वैल्यू। क्यों गिर रहा है इसका वैल्यू? अब यहाँ पे पूरी तरह से चीजें लागू नहीं होती हैं, मतलब होती है, क्योंकि अगर आप देखें गैप जो है चाइनीज इंटरेस्ट रेट्स versus US rate interest rates, the gap actually has increased. Can you see this gap actually is increasing? दिख रहा है आपको? तो चाइना के अंदर में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना मोर अट्रैक्टिव हो गया। तो नेचुरली आप देखिए करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। जैसे यूएस ने पॉलिसी रेट बढ़ाना शुरू करा, चाइना ने अपना पॉलिसी रेट होल्ड किया, करेंसी स्टार्टेड मूविंग इन अपवर्ड ग्रेडियंट। देयर कुड बी सम डिप्स इन हियर एंड देयर व्हिच आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, बट करेंसी ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गया। यहाँ पे भी वही हाल हो गया। यूएस का अगर देखें, यूएस जो है 5.83 पॉलिसी रेट है, चाइना का 3.45 पॉलिसी रेट है। तो करेंसी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देयर इज ए ग्रेडियंट, अगर इसका एवरेज ग्रेडियंट ले इन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्लियरली बताता है कि करेंसी मूवमेंट
बिटवीन व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, अगर आप यूएस डॉलर से कंपेयर करेंगे तो यूएस के अंदर में इन्वेस्टमेंट इन डॉलर टर्म्स की अट्रैक्टिवनेस has to be seen, which is driven by the US policy rates, because short-term interest rates of bonds are directly correlated with policy rates. तो वो आपको देखना पड़ेगा और उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी कि अप्रिशिएट करेगी। तो आपके हाथ में नहीं है, आपका कितना भी ट्रेड सरप्लस हो, जैसे चाइना का मैंने आपको बताया था कितना ट्रेड सरप्लस है। अगर आप देखें यहाँ पे चाइना के, अगर मैं इस चार्ट में आपको दिखाऊं दोबारा, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस जो है यहाँ पे, जो अभी हमने देखा था, देखिए चाइना का ट्रेड सरप्लस कितना ज्यादा है। उसके बावजूद भी चाइना की करेंसीज बीच बीच में डिप्रिशिएट करती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, दो the currency is not fully convertible. There is artificial restriction of taking US dollar from China, or the Chinese the movement of foreign exchange between China and the US is not that smooth, उतना स्मूथ नहीं जितना जापान में है। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि कैसा है। इसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत डेटा को जो है एनालाइज करना पड़ा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो उसके लिए आपको हार्ड डेटा एनालाइज करने के लिए आपको हैंड्स ऑन होना पड़ेगा, आपको हाथ में रख डेटा को यूज करना। आप किसी थर्ड पार्टी जाके डेटा को नहीं देख सकते बिकॉज वो स्टैटिक डेटा होता है, उसके पास में आपको कैपेबिलिटी नहीं होती कि आपको कोरिलेट कर सकें। आपको बहुत सारा डेटा को एग्रीगेट करके एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोनों तरह के स्किल चाहिए, एक तो आपको विजुअलाइजेशन के स्किल चाहिए, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में, बट आपको इतना आना चाहिए कि आप इसको खुद जो है कर सकें, डेटा को प्रोसेस कर सकें और डेटा को आप वो कर सकें, मतलब विजुअलाइज कर सकें। इससे आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलता है सब्जेक्ट। किताब पढ़ने से नहीं समझ में आता है, हैंड्स ऑन से आप बहुत ज्यादा सीखते हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो कि डेटा सेंट्रिक है, आपको डेटा हैंडलिंग का एक्सपर्टीज हासिल करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। हो सकता है आपके पास में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप जरूर बताइए मेरे को, मैं कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि मैं हर दिन एक नया सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूं यही मेरा प्रयास है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, बट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस पे बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत दिनों से, जब मैं जॉब में था, ऑफिशियल जॉब में था, उस टाइम से मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूं और इसकी एक्सपर्टीज को बिल्ड कर रहा हूं, जिससे कि मैं और भी इनसाइट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकूं, उसको मालूम कर सकूं और आपके सामने उसको प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।